तो इस वीडियो के टाइटल में मैं लिखता हूँ कि ज्यादातर बेवकूफी स्टॉक मार्केट से काफी अच्छे रिटर्न कमाते हैं। अब हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों को अभी भी ये लगता हो कि अगर आप होशियार हैं तभी आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा पाएंगे। और अगर आपको भी ये लगता है कि अगर आप होशियार हैं तभी आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा पाएंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और मैं आपकी पूरी की पूरी थिंकिंग बदल देने वाला हूँ। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये चीज क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में बेवकूफ और नासमझ उन लोगों को कहा गया है जिनका IQ तो कम होता है पर फिर भी वो काफी सारे इंटेलेक्चुअल लोगों से भी ज्यादा रिटर्न ले पाते हैं। तो अब जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि ज्यादातर नासमझ लोग समझदार लोगों से भी ज्यादातर रिटर्न ले पाते हैं, तो इस चीज को साबित करने के लिए मैं आपको इतिहास के दो सबसे ज्यादा होशियार इंसान एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड आइजैक न्यूटन का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। सो आइजैक न्यूटन एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों के दोनों ही गोट हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और इन दोनों के मृत्यु के इतने समय बाद भी लोग इनकी सराहना करते हैं और शायद ही है कि इनके जैसा और दूसरा कोई इंसान पैदा हुआ है। तो अब अगर हम ये मान लें कि अगर कोई होशियार इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो उसे जरूर ही प्रॉफिट होगा, तो फिर आइंस्टाइन और आइजैक न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके अनुसार तो इनको सारे के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर देने चाहिए। पर फिर भी रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ नहीं। कहने का मतलब है कि आइजैक न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों ने ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो किया था पर फिर भी कभी अच्छे रिटर्न ले नहीं पाए। और अगर और भी सही शब्दों में बोला जाए तो दोनों ने ही स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा लॉस किया था। आइंस्टाइन को जब नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए तो उन्होंने नोबेल प्राइज से मिला हुआ सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया, और फिर जब 1929 में द ग्रेट स्टॉक मार्केट क्रैश आया तो उन्होंने पैनिक में आकर के सारी की सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी और ह्यूमन इमोशन में बह करके एक बड़ा लॉस किया। और अगर हम आइजैक न्यूटन की बात करें तो इन्होंने साउथ सी नामक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, एंड जब इन्होंने इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे एक बबल फॉर्म हो रहा था। अब क्योंकि एक बबल फॉर्म हो रहा था तो इनका इन्वेस्टेड अमाउंट स्टार्टिंग के टाइम पे तो काफी अच्छे रेट से ग्रो हो रहा था, पर जैसे ही ये बबल ब्रस्ट होता है तो इनकी सारी की सारी अर्निंग डूब जाती है। और इतना ही नहीं, जब इनका काफी सारा मनी वाइप आउट हो गया तो इन्होंने भी पैनिक में आकर के अपना बचा हुआ सारे का सारा शेयर बेच दिए। तो अगर हम ये मान ले कि हाई IQ वाले लोग कभी स्टॉक मार्केट में लॉस कर ही नहीं सकते, तो जैसा कि अभी हमने दो एग्जांपल से देखा कि आइजैक न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों ने ही लॉस किया, जबकि ये दोनों तो काफी हाई IQ वाले लोग हैं। तो यहाँ तक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि आपको स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न कमाने के लिए हाई IQ की नहीं, हाई कॉमन सेंस की जरूरत होती है। तो अब हम ये जानते हैं कि आप कैसे एक अच्छा कॉमन सेंस रख करके भी काफी ज्यादा हाई IQ वाले लोगों से भी ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं। और अब इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दो दोस्तों का, राहुल और राज का। तो जैसा कि आपने पहले ही गेस कर लिया होगा, इस एग्जांपल में राहुल एक बहुत ही ज्यादा समझदार और इंटेलेक्चुअल लड़का है और वहीं दूसरी ओर राज एक लो IQ वाला लड़का है। तो अब राहुल और राज दोनों ने ही स्कूलिंग एक साथ की, जिसमें राहुल हमेशा टॉप आता था। लोग उससे कहते थे कि तुम जिस चीज में हाथ लगाओगे उसमें जरूर सक्सेसफुल होगे, और ऐसा होता भी था। राहुल को एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी मिली, जबकि राज एक कॉल सेंटर में काम करने लगा। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगने के बाद राहुल का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान में था और उसके आसपास के लोग भी उससे कहते रहते थे कि तू बहुत ही ज्यादा लकी है, तू जिस चीज को करेगा उसमें जरूर ही सफल होगा। और अब कहीं ना कहीं राहुल को भी अपुनिज भगवाने वाली फीलिंग आने लगी थी, तो इसीलिए उसने अब स्टॉक मार्केट में ट्राई करने का सोचा और एक साथ ही काफी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया। राहुल ने सोचा कि जब आम इंसान भी स्टॉक मार्केट से ज्यादा पैसा कमा सकता है तो फिर मैं तो एक बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल इंसान। और इसी सोच के साथ राहुल ने काफी सारे इंडिकेटर्स देखे, काफी सारे स्टॉक मार्केट गुरु के लेक्चर्स अटेंड किए और फिर अपना सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। और इन्वेस्ट करने के कुछ सालों तक तो राहुल को काफी अच्छे रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि उसने काफी अच्छे इंडिकेटर यूज किए थे एंड साथ ही साथ मार्केट में बुल रन भी चल रहा था। पर जैसे ही मार्केट में बियर रन स्टार्ट होता है तो जिन जिन कंपनी में राहुल ने इन्वेस्ट किया था उनके भी स्टॉक्स नीचे जाने लगे और राहुल को डे पर डे लॉस होने लगा। अब हो ये रहा था कि राहुल जिस किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता उसका स्टॉक नीचे आने लगता और फिर नीचे आने के बाद फ्रस्ट्रेशन में राहुल उसे सेल कर देता, और इसी तरह डे बाय डे उसने अपना काफी ज्यादा कैपिटल लॉस कर दिया। राहुल अपने इमोशंस को काबू में नहीं रख पा रहा था और उसने रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि उसे ये लगने लगा कि अगर मार्केट ने मेरा पैसा खाया है तो मैं मार्केट से ही अपना पैसा वापस लूंगा। और अपने इसी सोच के चलते उसने काफी ज्यादा मैसिव ट्रेडिंग कर डाली, जिसके कारण उसका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। तो अब ये तो रही राहुल की बात, पर अब देखते हैं कि राज ने अपनी लाइफ में क्या।
तो अब राज ने डिसेंट सैलरी के ऊपर कॉल सेंटर में जॉब की, पर उसे ये भी पता था कि वो कॉल सेंटर की जॉब करते करते कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचा। पर अब क्योंकि राज को ये भी पता था कि मैं हमेशा से ही एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो बिना किसी रिसर्च के ऐसे ही इन्वेस्ट करने के बजाय उसने सोचा कि मैं पहले 1 साल तक मार्केट को काफी अच्छे से रिसर्च करूंगा और फिर उसमें इन्वेस्ट करूंगा। तो अब राज करता भी ऐसा ही है। उसने 1 साल तक स्टॉक मार्केट की ए टू लेकर जेड सारी की सारी नॉलेज अपने दिमाग में उतार ली और अब वो पूरी तरीके से तैयार था स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब श्याम हर महीने अपने सैलरी का कुछ परसेंटेज बचा करके अपने फेवरेट स्टॉक्स में लगा देता था। ये स्टॉक ऐसे होते थे जिसे श्याम ने काफी ज्यादा रिसर्च के बाद चुना हुआ था। तो जैसा कि राहुल के साथ हुआ था वैसा ही राज के साथ भी होता है, यानी कि शुरू के कुछ साल में तो अच्छे रिटर्न मिलते हैं, पर फिर बियर मार्केट स्टार्ट होने के साथ ही उसका भी कैपिटल वाइप आउट होने लगता है। पर क्योंकि राज ने 1 साल तक स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छे से समझा था, तो उसे ये पता था बियर मार्केट के बाद बुल मार्केट भी जरूर आएगा। तो इस बियर मार्केट में पैनिक करने की बजाय राज ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और जो स्टॉक काफी कम प्राइस में मिल रहे थे उसमें ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिया। और राज की स्ट्रेटेजी भी यही थी कि उसे हमेशा से ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, और होता भी कुछ ऐसा ही है। आफ्टर ईयर्स ऑफ थॉरो इन्वेस्टिंग एंड पेशेंस, राज अब एक फाइनेंशियली फ्री पर्सन है। तो अभी हमने एग्जाम्पल से देखा कि कैसे एक हाई आईक्यू वाले पर्सन ने स्टॉक मार्केट में लॉस कर दिया और एक लो आईक्यू वाले पर्सन ने स्टॉक मार्केट में काफी अच्छे रिटर्न्स लिए। और शायद यही कारण है कि वॉरेन बफेट कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज नॉट अ गेम वेयर अ पर्सन विद 160 IQ बीट्स अ पर्सन विद 100 IQ। तो अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे कभी भी आपका स्टॉक मार्केट में लॉस होगा ही नहीं। सो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 हफ्ते से कम समय में बेच देते हो तो 51% चांसेस है कि आप लॉस करोगे, और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 साल या उससे अंदर समय में बेच देते हो तो 70% चांसेस है कि आप प्रॉफिट करोगे। लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 10 साल या उसके बाद बेचते हो तो 100% चांसेस है कि आप एक अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक अच्छी वेल्थ बनानी है तो आपको हमेशा ही लॉन्ग टर्म के लिए देखना पड़ेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी ऐसे ही अरे गहरे स्टॉक या फिर किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें। आपको एक अच्छा स्टॉक ढूंढना होगा। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आप एक अच्छा स्टॉक ढूंढेंगे कैसे और एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे। तो अब देखते हैं वो कौन से रूल्स हैं जिनका यूज करके आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो। इस चीज को डिटेल में समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो आप इमेजिन करो कि आप एक ऐसे शहर पे रहते हो जहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनी, एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक बेचती है और एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ चाय बेचती है। तो अब कंडीशन ये है कि इस शहर में सिर्फ और सिर्फ 2 मौसम है, पहला गर्मी का, दूसरा सर्दी का। अब गर्मी के मौसम पे इस शहर में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, जिसके कारण से कोल्ड ड्रिंक की काफी ज्यादा सेल होती है और चाय की सेल बहुत ही कम हो जाती है। और सर्दी के टाइम पे कोल्ड ड्रिंक की सेल बहुत ही ज्यादा घट जाती है और चाय की सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आपको चाय बहुत अच्छी लगती है, तो आपके पास 10,000 रुपए थे और आपने 10,000 रुपए उस चाय बेचने वाली कंपनी के स्टॉक को खरीदने में लगा दिए। पर इस साल क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होती है कि सिर्फ और सिर्फ गर्मी पड़ती है और ठंडी पड़ती नहीं है, जिसके कारण पूरे साल लोगों ने दबा के कोल्ड ड्रिंक खरीदी और चाय कंपनी का बहुत ज्यादा लॉस हुआ। एंड क्योंकि आपने भी अपने सारे पैसे सिर्फ और सिर्फ चाय की स्टॉक में लगाए थे, इसलिए आपने भी बहुत बड़ा लॉस कर दिया। अब यहाँ पे आपको तो लॉस हुआ, पर उस आदमी ने जिसने कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले कंपनी के ऊपर पैसे लगाए थे उसको काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। पर आप ऐसे अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को कवर अप कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके। कहने का मतलब है कि आप अपने पैसों को दोनों कंपनी के स्टॉक में लगा दो। अब इस चीज के करने से हो गई है कि अगर एक कंपनी लॉस करती है तो दूसरी कंपनी प्रॉफिट करेगी और आपका पोर्टफोलियो हमेशा ही ग्रीन पे रहेगा, ना कि रेड पे जाएगा। अब ये एग्जांपल सुनने में जितना सिंपल है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट रूल सीखा है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का। और अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है और हमेशा प्रॉफिट में रहना है तो आपको अपना पोर्टफोलियो जरूर से डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और आपको ये चीज हमेशा ट्राई करनी है कि आप जितना हो सके उतना कम से कम रिस्क लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि लोगों ने पैसे तो बहुत ज्यादा लगा रखे हैं स्टॉक मार्केट में, पर फिर भी उनका हमेशा ही लॉस होता है। अब ये चीज इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का असली मतलब समझा ही नहीं। मतलब उन्होंने 20 से 25 कंपनियों के ऊपर इन्वेस्ट तो करके रखा हुआ है, पर वो सारी की सारी 20 से 25 कंपनियां एक ही सेक्टर की होती हैं। तो इसीलिए जब कभी भी स्टॉक मार्केट अगर क्रैश होता है और अगर वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उस सेक्टर की सारी 25 कंपनियां भी बैड परफॉर्म करेंगी और आपका पोर्टफोलियो गिर जाएगा।
तो इसीलिए इन्वेस्टिंग के फील्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पर इतना ही लोग कम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। मोर ओवर ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अगर उन्हें कहीं से भी एक स्टॉक के बारे में पता चल जाए तो वो उस पर इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन तो ये खुद से भी कर सकते हैं। और फिर यही लोग एक ही सेक्टर की 20 से 25 कंपनी के ऊपर एक साथ ही इन्वेस्ट करके लॉस ले लेते हैं। और ये गलती ज्यादातर बिगनर्स ही करते हैं। वो लोग जो स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलने के बाद अपना पैसा लेकर के आ जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो अपना सारा का सारा पैसा एक ही कंपनी के ऊपर लगा देते हैं। अब आपको ये चीज समझनी कि स्टॉक कोई लॉटरी टिकट नहीं है कि वो एक रात पे ही आपको करोड़पति बना देगा, बल्कि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म गेन के लिए हमेशा गोल करना है। पर अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं तो आप उस 10,000 को 10 अलग अलग कंपनी में लगा दो। ये भी एक गलत स्टेप है। अगर आपके पास एक छोटा कैपिटल है तो आपको एक बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करना है और उस पर वो पैसा इन्वेस्ट करना है। और फिर धीरे धीरे जब आपके पास कैपिटल बिल्ड होता जाए तो आप अलग अलग सेक्टर की कुछ बेस्ट कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये एक सही तरीका है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का। क्योंकि चलो मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपने इस 10,000 में से 10 कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि हर कंपनी में 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि किसी एक कंपनी ने आपको 10 गुने का रिटर्न भी दे दिया तो भी ये आपके पूरे कैपिटल में से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही % का इजाफा होगा। क्योंकि इस चीज से आपको खुशी तो मिलेगी कि मैंने जिस स्टॉक पे पैसा लगाया वो इतना ऊपर गया, पर ऑन एन एवरेज आपके स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो में कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसीलिए अगर आप स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि आप सिर्फ एक ही कंपनी के स्टॉक पे फिक्स रहें और फिर उस साल आप सिर्फ उसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करें एंड धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में और भी कंपनी ऐड करें। और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का एक गोल्डन रूल है कि आपको मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 कंपनी के ऊपर ही इन्वेस्ट करना है और ये सारी की सारी 10 से 15 कंपनीज अलग अलग सेक्टर की होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि मैं इन सारी 10 से 15 कंपनीज को कैसे चुनूंगा। तो इसके ऊपर वैसे तो मैंने काफी वीडियो बना रखी है, पर फिर भी अगले आने वाले वीडियोस में मैं ये चीज काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।